हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, हम अर्थ कैसे डेवलप हुआ है उसके स्टेज के बारे में हम देखेंगे कि पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद मतलब ये अर्थ कब आया, और उसके बाद हम क्या इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर में जाएंगे। उसमें हम जो लेयर्स हैं उसको डिटेल में समझेंगे काफ़ी सरल शब्दों में, और फिर उसमें जो डिसकंटिन्यूटी दिया हुआ है मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग और लेमैन, वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। और उसमें जो भी थिकनेस डाटा दिया हुआ है और भी डेंसिटी वगैरह के विषय में, और किस लेयर में कौन सी घटना होती है, सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टेज को देख लेते हैं। तो देखिए हर किसी को लगभग पता होता है, तो सबसे पहले अस्तित्व में आया था आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स कब आया था? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो ये अस्तित्व में आया था, यानी कि देखिए 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब होता है, ठीक है। तो 13.8 अरब वर्ष पहले आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स अस्तित्व में आया। उसके बाद से अस्तित्व में आई आपकी गैलेक्सी, ठीक है। यदि जो हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के विषय में बात करें तो वो स्पाइरल शेप में है, एक दूध गंगा की तरह बहते हुए स्ट्रक्चर में। तो इसको हम क्या सर्किल कर लेते हैं। तो ये गैलेक्सी कितने वर्ष पहले आई थी? तो ये 13.51 बिलियन ईयर्स एगो, कहीं कहीं आपको 13.6 भी मिलेगा, ठीक है। ये 13.51 बिलियन ईयर्स एगो अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अस्तित्व में क्या? सूर्य, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य कब अस्तित्व में आया था? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारा सूर्य अस्तित्व में आ गया था। कब? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। अब उसके बाद अस्तित्व में आती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो हम पृथ्वी को देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारी अस्तित्व में आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी कितने वर्ष पहले आती है? पृथ्वी को ई से लिख लें आप, 4.51 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आ गई थी, ठीक है। और ये देखिए डेट 2015 तक काउंट किया गया है, ठीक है। ये रहा इसके स्टेज के विषय में। अब चलिए हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को डिटेल में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि इसको ड्रा किस बेस पे किया गया है, ठीक है। आप पहले क्या, एक ये अर्थ स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यदि आप सरफेस से नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये आपका क्रस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। क्रस्ट के बाद आपका ये जो लेयर आया है, ये वाली लेयर, ये मेंटल लेयर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप जब इसमें चलते हैं तो क्या है, आपकी मेंटल भी ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोर। कोर को यहाँ पे देखिए ब्लैक में दिखा नहीं सकते, तो ये आपका आता है कोर, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं तो इनर कोर आता है, ठीक है। और देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, चलिए फिर भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या है इसको ड्रा करने के पीछे कारण। अब इसको आधे आधे से काट दीजिए तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको मिलती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन ये है, और फिर यहाँ सेंटर से ड्रा करेंगे तो ये वाली लाइन आ रही है, और फिर ये ऊपर से मान लीजिए यहाँ से ड्रा करते हैं तो ये वाली लाइन आपकी ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर समझाने के पीछे का वो था। अब चलिए हम इसको डिटेल में करते हैं। पहले क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, किसका क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम? कोर बोलते हैं, ठीक है। और कोर को भी क्या दो भागों में बांटा गया है, इसको किस में और इसको किस में। देख लीजिए ये जो थिकनेस है इस वाले को बोलते हैं इनर कोर, आई हमने इनर को, और फिर ये है आउटर कोर, ठीक है। तो ओ कोर लिख लिया, ठीक है। तो कोर को दो भागों में कर लिया पहले। उसके बाद हम चलते हैं मेंटल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक का, ये यहाँ आपको जो ये पॉइंट दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है हमारा मेंटल, ठीक है। अब मेंटल को देखिए पहले मेनली तो दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना पोर्शन ये है लोअर मेंटल, एलम लिख लिया। और ये दो यहाँ से यहाँ तक का है, ये है आपका अपर मेंटल, यानी कि यूएम लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये तो अभी मोटा मोटी क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। अब बचा हमारा क्रस्ट,
ये थिकनेस है, ये यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए क्रस्ट देखिए मेंटल और कोर से पतला लेयर है। ठीक है, तो ये तो रहा मोटा मोटी नेम क्लासिफिकेशन। अब इसके डिटेल में चलते हैं। देखिए जो अपर मेंटल आपको दिखाई दे रहा है, अपर मेंटल ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या दो भागों में बांटा गया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए एक भाग ऊपर है और एक भाग ये नीचे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर वाले को अस्थेनोस्फेयर, ASTHENO। अब स्फेयर का स्पेलिंग हर किसी को पता होता है, SPHERE, स्फेयर। ठीक है, तो ये अब एस्थेनोस्फेयर हो गया। अब देखिए अपर जो मेंटल है उसको भी हमने क्लासिफाई कर लिया किसमें? अस्थेनोस्फेयर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्रस्ट है। ठीक है, और ये जो क्रस्ट ऊपर वाला आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, होल्ड अ मिनट, ये देखिए ये क्रस्ट है। अब क्या है, एक होता है लिथोस्फेयर, आपने सुना होगा, तो लिथोस्फेयर को हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ क्लियर करते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लिथोस्फेयर को। ये चीज़ें हटा देते हैं, ये समझ में आ चुकी होंगी आपको। अब देखिए जो लिथोस्फेयर है वो क्या है, आपका ये जो अपर मोस्ट पार्ट आपको जो मेंटल की दिखाई दे रही है, अपर मोस्ट पार्ट आपको ये वाइट वाइट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये वाली पार्ट। ठीक है, और ये जो क्रस्ट का पार्ट है देखिए, ये आपका ओशियन है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, तो जो आपका ये जो हम लाइन ले रहे थे यहाँ पे, ये लाइन जो ले रहे थे, ये अपर मोस्ट पार्ट जो मेंटल का है, और ये जो कोर है इसको जोड़ के बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, अब चलिए हम क्या इनके, ये तो हो गया इनका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हमने देख लिया क्रस्ट क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, अस्थेनोस्फेयर क्या होता है, अपर मोस्ट ये आपका मेंटल है, लोअर आपका मेंटल है। अब ये क्या है, आउटर कोर है, ये है इनर कोर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसमें हम इनके थिकनेस के विषय में जान लेते हैं कि किसकी कितनी थिक। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या क्रस्ट के थिकनेस को जानते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट के थिकनेस को जानने के बाद हम क्या लिथोस्फेयर का देखेंगे। तो क्रस्ट का थिकनेस क्या है, वो ओशियन में कुछ और होता है और कॉन्टिनेंट पे कुछ और होता है। तो जो ओशियन में हो ये वेरी करता है 6 से लेके 8 किलोमीटर के बीच में, ये वेरी करता है। कहाँ पे? ओशियन में। जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो 6 से 8 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है, और जो आपका कॉन्टिनेंटल है वो 30 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। देखिए अब माउंटेनियस होगा तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, केवल प्लेन होगा तो वहाँ पे 30 किलोमीटर के लगभग काउंट की जाएगी। ठीक है, तो 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट का थिकनेस काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिथोस्फेयर का देख लेते हैं। ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर होता है पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि होता क्या है। ये जो आपका क्रस्ट है ये वाला पोर्शन, अब प्लस आपका जो ये अपर मोस्ट पार्ट है किसका? मेंटल का, इसी को लेके क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर की थिकनेस है वो होती है लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है, तो जो लिथोस्फेयर की थिकनेस होती है आप लगभग 100 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिथोस्फेयर की थिकनेस है। लिथोस्फेयर के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। जो लिथोस्फेयर है इसको एक्चुअल में क्या सॉलिड काउंट किया जाता है, क्योंकि जो आपकी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं ना, तो वो लिथोस्फेयर ही है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जिस पे अभी हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस पे रहते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट है। एक इंडियन प्लेट भी एक टेक्टोनिक प्लेट है, तो ये क्या है? एक लिथोस्फेयर ही है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका लिथोस्फेयर के विषय में। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं अस्थेनोस्फेयर के विषय में। ठीक है, अब देखिए अस्थेनोस्फेयर जो मेंटल का अपर पार्ट है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अपर मेंटल, ये जो आपका अपर मेंटल है उसमें ये जो आपको डॉट 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 ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली थिकनेस, इसी को क्या बोलते हैं हम? अस्थेनोस्फेयर बोलते हैं।
ठीक है, ये है हमारी asthenosphere। ठीक है, इसकी थिकनेस जो है वो 180 किलोमीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? सॉरी, 180 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, अब अस्थेनोस्फेयर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अस्थेनोस्फेयर होती है उसमें लिक्विड की मात्रा अधिक होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये अधिक होती है, और थोड़ा सॉलिड फॉर्म भी इसका होता है। ठीक है, और इसमें क्या है आपका रॉक और फिर जो लावा वगैरह हैं, जो मैग्मा वगैरह हैं, तो वो क्या मतलब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वह यहीं से होता है। ठीक है, वो मटेरियल यहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये अस्थेनोस्फेयर का एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें जो ये पहला हो गया क्या, आपकी जो वोल्केनिक मटेरियल हो गया इसी में होती हैं। दूसरा पॉइंट आप ये जान लें, जो आपका जो अभी टेक्टोनिक प्लेट देखा आपने, ये टेक्टोनिक प्लेट जो है वो इसी के ऊपर क्या, ये आपका जो अस्थेनोस्फेयर है इसी के ऊपर तैरती हैं। तभी तो आपकी जो इंडियन प्लेट है वो किधर शिफ्ट हो रही है। इंडियन प्लेट आप जब पढ़ेंगे जियोग्राफी तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक साल 5 सेंटीमीटर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसलिए जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट प्रत्येक साल क्या 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट किस पे मूव करती हैं, अस्थेनोस्फेयर पे, क्योंकि वो पार्शियली लिक्विड और प्लस हल्के उसमें हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये तो रहा अस्थेनोस्फेयर के विषय में। ठीक है, अब चलिए हम इसके विषय में जान लेते हैं अपर मेंटल, यानी कि इसमें टोटल अपर मेंटल को मतलब टोटल हम मेंटल की थिकनेस को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखिए पूरा थिकनेस, यदि जो पूरे थिकनेस की बात करें तो जो हमारा ये मेंटल है ना, ये 2900 किलोमीटर का थिकनेस। ठीक है, इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर मेंटल की। ठीक है, ये टोटल मेंटल की बात हो रही है अपर और लोअर को इंक्लूड करके। अब यदि जो इसके नीचे आए, ये जो आपका आउटर कोर है तो इसकी थिकनेस होती है आपकी 2400 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, इनर कोर में आए तो ये होती है 1250 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप मतलब आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मेंटल की थिकनेस है वो आपकी क्रस्ट से भी और फिर कोर से भी अधिक है। ऐसा मतलब डिटेल है कि जो पृथ्वी का 80% जो भाग है, मतलब यदि जो हम सॉलिड स्ट्रक्चर या फिर ऐसे अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो वो मेंटल ही है। मतलब 80% वॉल्यूम कवर करता है आपका मेंटल, और ये 15 पॉइंट समथिंग ये आपका कोर, और बचा हुआ कवर करता है क्रस्ट। ठीक है, तो ये तो रहा सबके थिकनेस के विषय में। अब चलिए हम क्या करते हैं, जो डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी को हम खूब अच्छे से समझ लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी किस बेस पे बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए किस बेस पे बनाई गई है, डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग हम समझ लेते हैं पहले। डिसकंटिन्यूटी होती क्या है? देखिए डिसकंटिन्यूटी मीन्स ये है, अब मान लीजिए हम आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं कि यह एक क्या है, सॉलिड रॉक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक लूज रॉक है। ठीक है, और ये क्या है, कोई वेव यहाँ से एंट्री मारी और फिर इसमें मूव कर रही है, और उसके बाद यहाँ पे आई तो अचानक से इसका स्पीड बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे था, स्लो था, यहाँ पे आते ही बढ़ गया। ठीक है, तो यही क्या है, डिसकंटिन्यूटी इसी को बोलते हैं। कंटिन्यू था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आते ही बढ़ गया। तो हम एक्चुअली ये सिस्मिक वेव के ही रिस्पेक्ट में ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि ये मटेरियल कुछ और है और ये मटेरियल कुछ और है। यहाँ पे एक लेयर तैयार करेंगे, उसी को क्या हम डिसकंटिन्यूटी लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी लाइन बोल सकते हैं। तो ये तो रहा आपका डिसकंटिन्यूटी। अब चलिए हम मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है उसे देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ देखिए जो अपर क्रस्ट लाइन है और जो जो क्रस्ट लाइन है, क्रस्ट लेयर है, और जो अपर मोस्ट आपका अपर मेंटल है, उसके बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, इसी को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये है हमारा
देखिए मोहरोविक नाम का एक क्या जियोलॉजिस्ट था, उसने इसको आइडेंटिफाई करा था, ठीक है। तो ये है हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो हम डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग समझ लिए हैं, तो वही है ये भी। तो ये है हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये एग्ज़ाम में जब पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और देखिए ये क्या मतलब इससे क्या बेनिफिट है, ये जो थिकनेस है आपका ओशियानिक क्रस्ट, जैसे मान लीजिए ओशियानिक क्रस्ट का थिकनेस ये कितना 8 किलोमीटर तक आइडेंटिफाई करता है। फिर यदि कॉन्टिनेंटल का है 30 किलोमीटर से 50, तो मान लीजिए 30 किलोमीटर तक का आइडेंटिफाई करता है कि मतलब ये क्या मतलब थिकनेस को, जो क्रस्ट का थिकनेस है, मतलब 8 किलोमीटर चलने के बाद क्या होती है ओशियानिक प्लेट में, मान लीजिए ओशियन में जब अंदर को कोई सिस्मिक वेव पेनिट्रेट करती है तो उसके स्पीड में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। या तो स्लो या तो तेज़ी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है वहाँ 30 किलोमीटर के नीचे ये चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये रहा मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो क्या क्रस्ट को डिफाइन करता है, क्रस्ट और मतलब क्रस्ट के थिकनेस को डिफाइन करता है। अब आते हैं हम रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के विषय में। देखिए डिसकंटिन्यूटी को मतलब समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब आप भूलेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये डिटेल में नहीं कराते लोग। तो अब देखिए जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है, ठीक है, ये जो आपका ये अपर मेंटल है और ये है जो लोअर मेंटल है, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूटी लाइन रेखा है, इसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। REPETTI रेपिटी डिसकंटिन्यूटी मीन्स डी, ठीक है। तो ये है आपकी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसका भी सेम प्रोसेस वही है, यानी कि यहाँ पे ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये लेयर वो लेयर मतलब उस वह इन्फॉर्मेशन देती है कि अब ये जो मटेरियल यहाँ पे जो जो भी खनिज तत्व है यहाँ के खनिज तत्व से अलग है, ठीक है। या तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो यहाँ के कंपेरिजन में कैसा है, डेंस है या फिर रेयर है, मतलब फिर लिक्विड फॉर्म में है, ऐसी इन्फॉर्मेशन सेस्मिक वेव देती हैं। और ये सेस्मिक वेव के ही आधार पे क्या इनको बांटा गया, मतलब सेस्मिक वेव किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती हैं इस क्षेत्र में एंट्री करने के बाद इसी चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा आपका रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट गुटनबर्ग के विषय में, ठीक है। तो आपका जो ये वाला देखिए लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। डी मीन्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये रहा हमारा गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसका भी वही फंडा है जो अभी हम लोग तुरंत बात किए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं लोअर मेंटल और प्लस आउटर कोर के बीच जो मतलब रेखा है जहाँ से सिस्मिक वेव अपनी प्रतिक्रिया चेंज करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और गुटनबर्ग ने ही इसको मतलब आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी का नाम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी रखा गया है, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे जो आउटर कोर है और इनर कोर है, उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी। देखिए ये हो गया आपका आउटर कोर ओसी और ये हो गया आईसी इनर कोर, इनके बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको क्या बोलते हैं हम, लेमैन, LEHMAN, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये डी है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी तो हमने पहले ही समझ लिया था। यहाँ पे भी क्या होता है, जब आउटर कोर से इनर कोर में जब वो मतलब पी वेव और एस वेव जो आपकी ये सेस्मिक वेव हैं एंट्री मारती हैं, तो उनकी स्पीड में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलता है। मीन्स कि वहाँ पे आयरन की जो आयरन और निकिल है उसकी अधिकता है, इसमें क्या धातु वर्धक होने की वजह से, ठीक है, आयरन और निकिल है अधिक मात्रा में कोर में। तो यहाँ पे पी वेव और एस वेव जब एंट्री मारती हैं यहाँ पे, तो उनकी स्पीड में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखिए हमने सारी डिसकंटिन्यूटी देख ली, नॉमेनक्लेचर देख लिया।
थिकनेस देख लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब कोई चीज़ छूट नहीं रहा। हाँ, एक चीज़ छूट रहा है इसमें, एक चीज़ आप और समझ लीजिए। इसमें जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, आप इसमें देख लीजिए कौन सा तत्व पाया जाता है। एक कूट है, बस वही मैं बता रहा हूँ। क्रस्ट में आपका पाया जाता है क्या, सियाल, SiAl, यानी कि क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है क्या, मेंटल। तो जो मेंटल है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, ठीक है। ये रहा आपका मेंटल। अब रहा कोर। कोर में क्या है, जो कोर में आपका जो आयरन है और निकिल है, ठीक है, इसकी अधिकता रहती है, आयरन और निकिल की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, जब आप जानते होंगे जब जो अनुदैर्ध्य तरंगें चलती हैं मैकेनिकल वेव्स, तो उनके लिए जब सॉलिड मीडियम मिलता है तो काफ़ी अच्छी से पास कर जाती हैं, और उनको यदि जो लिक्विड मीडियम मिले तो उनका मतलब रूट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो नहीं ट्रेवल कर सकती, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आते ही पी वेव और यस वेव अपनी ड्रास्टिकल नेचर दिखाती हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टोटल सेशन, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। आपको थैंक यू बोल देते हैं। नाउ इट्स योर ड्यूटी स्टार्ट दैट व्हाट शुड बी एक्शन टेकन बाय यू। ओके, तो धन्यवाद, और फिर अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो करें, ठीक है। धन्यवाद।